नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। ये पेपर है आपका जियोग्राफी का, पेपर 2 जियोग्राफी बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं और पेपर 2 का पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से बारीकी के साथ सरल भाषा में आपको समझाते हुए विथ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करके मैं चीज़ों को समझाऊंगा। तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले भी आपने देखा होगा। एक हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है यानी पिछले साल का। 2026-27 का यह मॉडल पेपर है। 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, खास करके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है, इसके अलावा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, सारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर रज्जू भैया लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक प्रश्नों को मैं बारीकी के साथ समझने का प्रयास करता हूँ। भारत का भूगोल आप किसी भी सेमेस्टर के किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर जियोग्राफी ऑफ इंडिया से आपको क्वेश्चन देखने ऑब्जेक्टिव, तो आप इस लेक्चर्स को पूरा देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र का परसेंटेज अधिकतम है? वन क्षेत्र का परसेंटेज किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? देखिए, वन क्षेत्र जो सबसे अधिक मात्रा में आपको मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से, वो मिजोरम में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? मिजोरम में सबसे अधिक मात्रा में वन परसेंटेज है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको ISFR कहते हैं, उसके अनुसार परसेंटेज के मामले में मिजोरम भारत के शीर्ष पर है। लगभग में मिजोरम के क्षेत्रफल में 84% क्षेत्रफल पर जो है वन क्षेत्र जो है उससे ढका हुआ है मिजोरम। ठीक है, कुल एरिया का बात मतलब कुल एरिया की 84% जो है इलाका वन से ढका हुआ है, इसीलिए मिजोरम। बाकी सबसे अधिक मात्रा में अगर बात की जाए कुल क्षेत्रफल यानी सबसे अधिक एरिया में कितने जगहों पर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको वन मिलेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। तो ये यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए आपके। ठीक है, दूसरा प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है? दूसरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे आगे किस खनिज में है? तो नंबर 1 पर अभ्रक की चादर, अभ्रक की चादर में नंबर 1 पर भारत है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 स्थान है किसका? भारत का। भारत विश्व में सीट माइका का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। सीट माइका बेसिकली जो है वो अभ्रक की चादर को कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नेल्लोर बेल्ट खास करके इसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में आंध्र प्रदेश में नेल्लोर बेल्ट जो है वहाँ पर आपको अभ्रक खूब मिलेगा। ठीक है, अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कोयला खदानों को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। कोयला खदान को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है हमको, यानी पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, फिर इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब इसमें देखें, यह क्रम भारत के मानचित्र पर पूरब यानी राइट साइड से पश्चिम यानी लेफ्ट साइड की ओर भौगोलिक स्थिति को हमको दिखाना है। ठीक है, रानीगंज की बात की जाए तो भारत की सबसे पुरानी कोयला खदान है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो रानीगंज जो पड़ता है बेटा, कहाँ पर पड़ता है? रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल। तो सबसे पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम पूछा गया ना, पूरब से पश्चिम। तो पूरब में सबसे अधिक मात्रा में कौन? पश्चिम बंगाल जो है आपका, ये पड़ेगा सबसे पहले पश्चिम बंगाल यानी रानीगंज पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ये आएगा। फिर उसके बाद में बोकारो झारखंड में पड़ेगा, बोकारो झारखंड में पड़ता है तो ये आएगा। फिर उसके बाद में बिश्रामपुर आएगा तीसरे नंबर पर। बिश्रामपुर की अगर बात की छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद में आदिलाबाद यानी तेलंगाना। तो ये आपका पूरब से पश्चिम तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित हो चुका है। पूरब से यानी कि पूर्व आपका क्या है? पूरब यानी कि जैसे ये भारत का नक्शा है, आप ऐसे समझें,
ये भारत है, ठीक है? ये भारत आपका है। अब यहाँ पर आप देखते हैं पूरब से पश्चिम, अभी भारत का एरिया ये वाला पूरब होता है, इधर का पश्चिम का इलाका है। तो पूरब में सबसे अधिक रुख पड़ेगा पश्चिम बंगाल, नाम से पश्चिम बंगाल उसका नाम है, लेकिन वो पूरब में पड़ता है। तो पूरब में रानीगंज सबसे पहले नंबर पर आएगा, तो पहला आपका रानीगंज, ठीक है? यानी ए ऑप्शन में, सॉरी सी ऑप्शन में दिया है। पहला यानी पहले 3 नंबर वाला होगा पहले नंबर पर, ठीक है? फिर उसके बाद में आपका होगा बोकारो, बोकारो झारखंड में है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, झारखंड थोड़ा सा इधर पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपका पड़ेगा जो है बिश्रामपुर, जो छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से फिर बिश्रामपुर पड़ेगा, जो कि आदिलाबाद तेलंगाना में थोड़ा सा और इधर पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये पूरब से पश्चिम की ओर का इस तरीके से आपको देखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है पहले आपका थर्ड वाला ऑप्शन, मतलब पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकेंड, ठीक है? आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, आपका चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में थर्मल पावर प्लांट के द्वारा कुल बिजली का कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में थर्मल पावर प्लांट के द्वारा कुल बिजली का कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो लगभग में 70% जो है, विकल्प के हिसाब से देखेंगे, लगभग में 70% जो बिजली बनाई जाती है भारत की कुल क्षमता की, तो वो तापीय ऊर्जा यानी कि थर्मल पावर से बनाई जाती है, जिसमें कोयला मुख्य ईंधन के रूप में काम करा जाता है। वर्तमान आंकड़ों में 60 से 70% के बीच रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मोनोकल्चर निम्नलिखित में से किसकी एक विशिष्ट विशेषता है? तो मोनोकल्चर जो है, ये वाणिज्यिक अनाज खेती, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को मोनोकल्चर कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मोनोकल्चर का मतलब होता है एक ही बड़े क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाए, ठीक है? इसी को मोनोकल्चर कहते हैं। यह आधुनिक वाणिज्यिक कृषि की पहचान है, ताकि मशीनीकरण का लाभ उठाया सके, बड़ी-बड़ी मशीनों से फसलों को उगाया जा सके। इसलिए बड़े पैमाने पर खेती एक ही चीज़ में, एक ही खेत में बड़े जोत में की जाए। छठा क्वेश्चन है, असम में नार्वेस्टर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताएं। असम में नार्वेस्टर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोर्डोइसिला कहते हैं, बोर्डोइसिला, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में आने वाले जो विनाशकारी तूफान होते हैं, उन तूफानों को बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। असम में इसी को बोर्डोइसिला कहा जाता है, ठीक है? ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह चाय की खेती के लिए उपयोगी होता है, खास करके जो ये तूफान आता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिट्टी का लाल रंग जो होता है किसकी वजह से होता है? ये लौह यौगिक की वजह से, आयरन कंपाउंड की वजह से मिट्टी का जो कलर होता है वो लाल होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लाल मिट्टी में होता क्या है? इसमें होता है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3 की उपस्थिति की वजह से मिट्टी का रंग जो है लाल हो जाता है। मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी जो है मुख्य रूप से आप देखते हैं दक्कन का जो पठार है दक्षिण भारत में, पूर्वी दक्षिणी भागों में दक्कन के पठार के आसपास आपको ऐसी मिट्टी मिल जाएगी लाल कलर की। 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है आपका, मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 8वां नंबर प्रश्न, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मुद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसे अदानी पावर द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है? भारत के सबसे बड़े निजी थर्मल पावर प्लांटों में से एक माना जाता है ये, ठीक है? गुजरात का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, भारत में फसलों की कम पैदावार के मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? भारत में फसल का जो पैदावार कम होता है उसके कौन कौन से कारण है? पहला कारण तो इनमें से आपका होता है, पहला कारण है जोतों का आकार छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है। खेती के पारंपरिक तरीके, पुराने तरीके से खेती की जाती है, इस वजह से भी कम होता है। किसानों में व्यापक निरक्षरता, जो किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसी वजह से भी होता है। और साथ ही साथ में कृषि मशीनीकरण का निम्न, यानी कि भारत में मशीन वगैरह कम प्रयोग करके लोग खेती करते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही हैं, ठीक है? यानी चारों जो है कारण है मुख्य रूप से भारत में कृषि की कम पैदावार के लिए, फसलों की कम पैदावार के लिए। डी ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, यानी डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अंगूर, इमली और केले में से कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंगूर, इमली और केले में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अंगूर, इमली और केले में जो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है वो है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल जो होता है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल होता है, जो करता क्या है, प्राकृतिक रूप से फलों में पाया जाता है, विशेष रूप से इमली में, अंगूर में, और भोजन में जो खट्टापन आता है ये टार्टरिक एसिड की वजह से ही आता है।
आगे देखते हैं तो इस आगे के प्रश्नों को समझने के लिए आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, जैसे कि इसके 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएँगे, मतलब कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पेपर 1, पेपर 2 के दोनों के ज्योग्राफी के। आप बस एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हो चाहे लिखित का पीडीएफ हो, दोनों का पीडीएफ आपको मिलेगा। और वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएँगे, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा। उसमें जुड़ने के लिए मात्र ₹100 फीस लगती है। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख कर के भेज दीजिएगा। पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर मैं आपके पास सेंड कर दूँगा। आपको बता दूँ, आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने नंबर को बढ़ाने का, क्योंकि अब लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ है। ₹100 आप खर्च कर दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सीरीज़ खरीदोगे 100 से अधिक आपके पैसे खर्च हो जाएँगे। 4 पेपर आपका होगा मेजर का, यानी कि 2 सब्जेक्ट होंगे, 1 सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा जैसे आपका 5th सेमेस्टर में हुआ था, और एक को-करिकुलर होगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको दूँगा। उसका पेपर हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है सभी विश्वविद्यालय में, तो उसमें आपका बढ़िया नंबर मिल जाएगा। यानी 10 प्रैक्टिस सेट उसका आपको मिल जाएगा विथ आंसर शीट। और साथ ही साथ में जो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इनका भी 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का मिल जाएगा आपको। अगर परीक्षा आपकी लिखित होती तो लिखित वाला भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव होती तो ऑब्जेक्टिव का तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ। तो इसका जैसे ये पेपर आपका है, पेपर के नीचे इसकी आंसर की भी रहेगी। उसको चाहे आप पेपर निकलवा दीजिए, प्रिंट आउट करवा करके बढ़िया से पढ़ लीजिए, और चाहे आप जो है फ़ोन से ही आराम से पढ़ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आराम से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर में जाइए, वही सब आएगा। पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करवाता हूँ, जो पेपर्स अच्छे होते हैं उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। जैसे आपका पेपर हो जाए, आंसर की अगर आपको बनवानी है कि भाई गुरुजी आंसर की दे दीजिए, इसका कितना सही, मैं कितना करके आया हूँ, तो उसके लिए भी आप अगर इस नंबर पर एसएमएस करेंगे 9984 039 139 पर, तो आप इस नंबर पर पेपर की फ़ोटो भेज दीजिएगा, वो भी पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप एसएमएस कीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है? और तुरंत जुड़ जाइए, देर ना करिए। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको ₹100 फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप एक सब्जेक्ट का सीरीज़ खरीदते हैं, तो कम से कम 5 सब्जेक्ट की सीरीज़ आपको लेनी पड़ेगी, 5 पेपर आपको देने हैं, तो आपके ₹300 खर्च हो जाएँगे। ये ₹300 आपको नहीं खर्च होना है, तो मात्र ₹100 फीस आप हम इस पर जमा करें, और आपको पीटी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा। इधर-उधर का कुछ नहीं, आपको सब कुछ आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। यानी कि आपका मेजर सब्जेक्ट के दोनों पेपर का, और साथ ही साथ में को-करिकुलर का। सबसे बड़ी बात है कि को-करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपको वीडियोज़ भी नहीं देखने का मन है तो वीडियोज़ भी मत देखिए। आप उसको बस सॉल्व करके चलिए, तैयार करके चलिए, चूँकि आप लोग होशियार हो चुके हैं, तो आप पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, चूँकि 6 सेमेस्टर में नंबर बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा हैं, चूँकि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर आपके बहुत बढ़ते हैं। आपने 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन सही कर दिए, तो आपको 100 के 100 नंबर मिल जाएँगे। एक भी नंबर आप इसमें कटता नहीं, चूँकि मशीन पेपर चेक करती है, ठीक है? तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, और ₹100 खर्च कर देना चाहिए। ₹100 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आम रकम होती है, जो आपके जो है अ, 1 दिन का खर्चा मुश्किल से हो जाता होगा। ₹100 तो इधर-उधर आप चले जाते हो, कहीं पर खर्च हो जाता होगा। तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तुरंत एसएमएस करें, देर न करें, चूँकि बहुत ही आपके लिए विश्वसनीय रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र ₹100 फीस में, ठीक है? ये बात आप दे, और शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल आप जानते हैं कितने दिन से आपको पढ़ा रहा है। को-करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको को-करिकुलर के तमाम सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएँगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, ऐसे जैसे पेपर है, ऐसे आराम से मिल जाएगा। आराम से देखिए, पढ़िए, सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करवाऊँगा पेपर पूरा, ठीक है? पेपर सॉल्व आंसर शीट विथ आंसर शीट मिलेगा सब कुछ आपको। 11 नंबर क्वेश्चन से, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति से अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है? 11 नंबर, भारत के किस राज्य को हरित क्रांति से अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है? तो हरित क्रांति से अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ है पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1960 के दशक में के उत्तरार्ध में जो हरित क्रांति शुरू हुई 1967 के 68 के आसपास में, ठीक है? वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गेहूँ की जो अधिक किस्में, मतलब कि जो है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ, HYB जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है? धान की खेती का भी विस्तार हुआ, बड़ा फ़ायदा हुआ इससे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? वर्गीस कुरियन जो हैं हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में जो है एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी एल्यूमीनियम कंपनी और उनके स्थान सही हैं? अब इनमें से बताने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन-सा एल्यूमीनियम कंपनी और उनके नाम जो आमने-सामने लिखे हैं वो सही हुए। देखिए, बाल्को की अगर बात करें बेटा, बाल्को कोरबा। अब बाल्को जो है ये कोरबा, ठीक है? बाल्को कोरबा बिल्कुल ठीक है, बाल्को कोरबा सही है। बाल्को कोरबा या छत्तीसगढ़ में, कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बाल्को जो कंपनी है, एल्यूमीनियम की कंपनी है जो छत्तीसगढ़ कोरबा में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है।
हिंडाल्को की बात की है तो हिंडाल्को जो है रेणुकूट में है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रेणुकूट ये भी ठीक है, ठीक है। हिंडाल्को रेणुकूट में पड़ता है, मिर्जापुर शायद, ठीक है। तो रेणुकूट में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा आपका अगला है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ये कहाँ पर है? ये हीराकुंड में है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ये भी सही है। नालको कहाँ पर है बेटा? नालको कोरापुट ओडिशा में, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ये तीनों चारों बिल्कुल सही मिलान किए हुए हैं, यानी कि इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा का सारा एकदम सही मिलान है, यानी जो लिखा हुआ है यहाँ पर सब सही है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर 4 प्रश्न तैयार हुए। बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पर है? कोरबा में है। कोरबा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल ठीक बात है। हिंडाल्को कंपनी कहाँ है? एल्यूमिनियम कंपनी है, रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में है, हीराकुंड कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। ऐसे ही कोरापुट, कोरापुट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नालको वहाँ पर स्टील कंपनी, सॉरी एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बेंगलुरु के येलहंका में रेल कारखाना निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए जिम्मेदार है? 13 नंबर प्रश्न आप बताने का प्रयास करेंगे। बेंगलुरु के येलहंका में रेल कारखाना क्या बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो रेल व्हील बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, रेल व्हील बनाने के लिए जिम्मेदार है। रेल व्हील फैक्ट्री, RWF के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। यहाँ भारतीय रेलवे के लिए पहिए, धुरी यानी कि और व्हील सेट्स का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का परसेंटेज निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं। यानी कि जो दशकीय दर होती है, ये वो दर होती है जिससे भारत की जनसंख्या 2001 की तुलना में 2011 में बढ़ी है, कितने परसेंट बढ़ी है? तो पिछली जनगणना जो 1991 से 2001 में हुई थी, उसमें 25 मतलब 21 दशमलव यानी 21.5% जो है जनसंख्या का वृद्धि दर आंका गया था 2001 तक। लेकिन जो है इसकी जो है वृद्धि दर में गिरावट आई है बाद में। अब इसका जो है 17.64 यानी कि 17.64% जो है बढ़ोतरी हुई है जनसंख्या की वृद्धि में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है, हो जनजातियां, हो एक जनजाति है, झारखंड की जनजाति है। तो हो जनजातियां मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में अच्छा वही प्रश्न पूछ लिया गया। तो हो जनजातियां मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं? झारखंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हो एक प्रमुख मुंडा जनजाति मतलब जातीय समूह है, जो मुख्य रूप से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। हो जनजाति, ये मुंडा जनजाति एक होती, उसी का एक प्रकार से जातीय रूप है। 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? 16 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो अर्थव्यवस्था से, प्राथमिक क्षेत्र से, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से। देखिए झुग्गी झोपड़ियों में आमतौर पर झुग्गी झोपड़ियों में निवासी जो होते हैं वो उसमें असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो किसी एक विशेष प्राथमिक या द्वितीयक श्रेणी में नहीं बंधा होता। हालांकि कई विद्वान इसे तृतीयक सेवा का हिस्सा मानते हैं, लेकिन असंगठित इसका सटीक उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। क्योंकि प्राथमिक में आपका जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब आता है। तो असंगठित झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र भी नहीं कह सकते, चूंकि इसमें आपका जो है उद्योग वगैरह आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तृतीय क्षेत्र में भी इसको नहीं कह सकते, सेवा क्षेत्र आता है, तो उसमें भी कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन सी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसका डी ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इनमें ऑप्शन में से, निम्नलिखित में से पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो नोहक लिकाई नाम का है, नोहक लिकाई कहीं पर है, नोहक लिकाई बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सबसे ऊंचा माना जाएगा। ये जो है जलप्रपात, यानी जलप्रपात माने झरना होता है, ये मेघालय में है, ठीक है, मेघालय राज्य में है, सबसे ऊंचा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आधुनिक भौगोलिक डेटा के अनुसार अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो कर्नाटक में है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है 455 मीटर जो है ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। तो इसके अलावा नोहक लिकाई इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, खासी और गारो राज्य भाषाएं हैं, बताएं खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? तो ये मेघालय राज्य में बोली जाती है खासी और गारो। बेसिकली खासी जनजाति भी है, गारो जनजाति भी है। जो है मेघालय में 3 मुख्य पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है और गारो भाषा बोली जाती है। जयंतिया, यहाँ पर जयंतिया लोग रहते हैं, जयंतिया भाषा, खासी ऐसे खासी। तो ये सब जनजाति और उनकी भाषाओं का नाम रखा गया है
गारो, खासी, जयंतिया मेघालय की जनजातियां हैं, भाषाएं हैं, पहाड़ियों के नाम भी हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टैंक सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? 19 नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टैंक सिंचाई, टैंक इरिगेशन के लिए पारंपरिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टैंक सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का पठारी इलाका पथरीला है, जहाँ कुएं खोदना जो है कठिन होता है, इसलिए वहाँ वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए तालाबों का उपयोग किया जाता है पारंपरिक रूप से। ठीक है, तो इसका राज्य टैंक सिंचाई के लिए पारंपरिक क्षेत्र है, यानी कि जब पानी बरसता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उससे सिंचाई होती है तमिलनाडु में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, वे पहाड़ जो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं इनमें से। देखिए, हिमालय श्रृंखला में कुनलुन की पहाड़ियाँ, हिंदुकुश की पहाड़ियाँ, काराकोरम की पहाड़ियाँ, ये तीनों आती हैं, जबकि अरावली जो है एक अलग जो है पहाड़ी है और दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से आती है। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन है अरावली, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जबकि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो नई पहाड़ियां हैं। वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत में हिमालय आता है। ठीक है, कुल्लून काराकोरम हिमालय के उत्तर में स्थित है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में, जबकि अरावली जो है ये भारत की जो है हिमालय से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, माउंट आबू। माउंट आबू किस पर्वतमाला में स्थित एक हिल स्टेशन है? ठीक है, पहाड़ पर स्टेशन है। तो ये एक प्रकार से माउंट आबू राजस्थान में, अरावली जो पर्वत है राजस्थान में, तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। उसी गुरु शिखर के पास स्थित है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो अरावली पर्वत पर है। 22 नंबर क्वेश्चन से, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है। 22 नंबर, उत्तरी पूर्वी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है कौन? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में तमिलनाडु का नाम आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून वही होता है जब लौटता है, तो सर्दियों के महीने में बंगाल की खाड़ी से वो नमी लेता है लौटता हुआ मानसून, और तमिलनाडु का जो कोरोमंडल का तट है वहीं पर भारी वर्षा करता है। ठीक है, आगे 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट की अगर बात की है बेटा, तो मरीना बीच जो होता है वो सबसे लंबा जो है तट है। बी ऑप्शन करेक्ट है, मरीना बीच। चेन्नई में स्थित है मरीना बीच, भारत का सबसे लंबा और दुनिया के सबसे लंबे शहरी समुद्री तटों में से एक माना जाता है मरीना बीच को। इसकी लंबाई लगभग में 13 किलोमीटर के आसपास की है। ये बात आप ध्यान, 13 किलोमीटर के आसपास है मरीना बीच की लंबाई। ठीक है, बड़ा फेमस है ये। 24 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, सुंदरबन या मैग्रो वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरबन या सुंदरबन में मैग्रो नाम की वनस्पति पाई जाती है। सुंदरबन का डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपको बता दो कि जो पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के बीच में, गंगा यमुना सतलज मतलब कि ब्रह्मपुत्रा नदियों के बीच का जो इलाका जो खाली बसता है, जो डेल्टा का निर्माण नदियाँ जब अपनी वृद्धावस्था में होती है तो बनता है, उसी डेल्टा में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल का। तो डेल्टा वाला एरिया जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर मैग्रो नाम की वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का हिस्सा है। सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरबन कहते हैं। और मैग्रो वन, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रो वन, मैग्रो नाम की वनस्पतियां पाई जाती हैं इस वन में, इसलिए इसको मैग्रो वनस्पति कहते हैं, मैग्रो वन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखने से पहले ही जान लीजिए, को करिकुलर मास्टर ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन से, सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? 25 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। सलाल बांध, सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है बेटा? तो सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल यानी कि जमीन जायदाद के मामले में भारत जो है दुनिया में 7वें स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 26 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 7वां स्थान है विश्व का क्षेत्रफल के मामले में, सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? नंबर 1 पर है रूस। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है बेटा? दूसरे नंबर पर है कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है सेकंड नंबर पर, रूस कनाडा। फिर उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर चाइना। चौथे नंबर पर आपका आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका जो इस समय युद्ध
कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है ईरान और अमेरिका के युद्ध पूरे संसार पर, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है चौथे नंबर पर है, ब्राज़ील 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर अपना भारत आता है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है बेटा वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग केएम, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 27 नंबर प्रश्न है, भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जलडमरू से अलग होते हैं। जलडमरू वह इलाका होता है जो कि दो देशों को अलग करता है, ठीक है, या दो स्थल खंडों को अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जो मन्नार जिला है, श्रीलंका का मन्नार जिला और तमिलनाडु राज्य, इन दोनों के बीच में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, तो मन्नार की खाड़ी भी वहीं पर है और वो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से, यानी दो जल राशियों को जोड़ता है, दो स्थल खंडों को अलग करता है, उसी को जलडमरू मध्य कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेट कहा जाता है उसको। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जो मन्नार जिला उनके बीच में स्थित है, ये बात आप ध्यान। किन दो खाड़ियों को जोड़ता है अगर पूछे पाक जलडमरू मध्य, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। किन दो देशों को जोड़ता है, बड़ा अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किस राज्य को अलग करता है, तो तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का मन्नार जिला अलग होता है इससे। 28 नंबर क्वेश्चन से, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है बेटा वो कितनी है, कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, ठीक है। आप देखते हैं भारत की उत्तर उत्तर यानी लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो वास्तविक लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की है। 3214 किलोमीटर बेटा, 3214 किलोमीटर की लंबाई जो है ये कैसी है, 3214 किलोमीटर की लंबाई जो है आपकी ये है जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि कन्याकुमारी से आप देखेंगे लद्दाख तक। और जो अगर चौड़ाई की बात कीजिए पूरब से पश्चिम की ओर की, तो पूरब से पश्चिम की ओर जो है 2933, यानी 2933 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2933 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन होता तो पूरब से पश्चिम की ओर होता, तो यानी कि आप देखेंगे पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर की है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन में पूछा नहीं है तो ये तो होगा नहीं। 3214 ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ है, 3214 ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो भारत की लंबाई है वह एक प्रकार से 3214 किलोमीटर की है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से हो सकता है कि वहाँ और नीचे तक जोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि 2700 मतलब कि 3731 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है, 3721। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो है गड़बड़ी दी गई है, क्वेश्चन से थोड़ा सा गड़बड़ है, 3214 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सी पेपर में गड़बड़ पूछा जाता है। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन इसलिए गड़बड़ कभी कभी कर देते हैं जानबूझ करके, जो प्रोफेसर्स लोग होते हैं, क्योंकि बच्चे 100 में से 100 नंबर ना पा जाएं, ठीक है, इसीलिए एक आध क्वेश्चन गड़बड़ बनाया जाता है जिसको आप पूरक क्वेश्चन कहते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथू, किबिथू जो पड़ता है एरिया अरुणाचल प्रदेश में है, वो किबिथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, किबिथू। अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है अंजाव नाम का जिला, उसी अंजाव नाम के जिले में किबिथू नाम का एक स्थान है, वो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, ये बात आप ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात राज्य में है, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गुहार मोती, लिख लीजिएगा बेटा, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा सकता है गुहार मोती, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुहार मोती जो है ये सबसे कौन सा बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु है, गुजरात राज्य में है गुहार मोती। गुजरात का जो कच्छ जिला है वहीं पर पड़ता है, सरकरी के पास स्थित है, ठीक है। गुजरात कच्छ का जिला पड़ता है, जो गुजरात में कच्छ जिला है, उसी कच्छ जिला का जो सरक्रीक नाम का एक स्थान है वहीं पर गुहार मोती नाम का एक जगह है, वो सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबथू, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत की मानक समय मध्य रेखा, ठीक है, बताएं, यानी कि जो भारत की जो एक प्रकार से मध्य रेखा स्टैंडर्ड टाइम जो मेरिडियन है वो एक प्रकार से 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर यानी इलाहाबाद के पास से होकर के गुजरती है। यह जो है समय ग्रीन बिच टाइम जो है, ग्रीन बिच जो इलाका है, मतलब ग्रीन बिच मीन टाइम होता है जीएमटी जिसको आप कहते हैं, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है, ये बात आप, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भाई 32 नंबर क्वेश्चन से मोटे तौर पर भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का स्थानीय समय सबसे पश्चिमी बिंदु के स्थानीय समय से कितने घंटे भिन्न होता है। तो अगर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात की जाए, पूर्वी बिंदु है किबथू और सबसे अरुणाचल प्रदेश का किबथू, और सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका गुहार मोती। तो गुहार मोती यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात के बीच में कितने घंटे का अंतर रहेगा, तो इसमें जो है लगभग में आपका 2 घंटे का अंतर मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। मोटे तौर पर देखेंगे तो 2 घंटा इसमें करेक्ट आंसर लग जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का जो है हेरफेर मिलता है। अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकला है, ठीक है, पूरब के इलाके में अरुणाचल प्रदेश में, तो वो एक प्रकार से 2 घंटे बाद में निकलेगा कहाँ पर, जो है गुजरात में। गुजरात का इलाका जो आपका पड़ता है, सबसे जो पश्चिमी बिंदु है आपका, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। गुहार मोती में 2 घंटे बाद सूर्य भगवान निकलेंगे, यानी कि अगर 6 बजे सुबह अरुणाचल प्रदेश में हो रही तो 8 बजे की सुबह होगी कहाँ पर, वो होगी अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि वहाँ पर गुजरात में। ये बात ध्यान, तो 2 घंटे जो है का अंतर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्लियर। आगे, चूंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार लगभग में 30 डिग्री के आसपास होता है, चूंकि पृथ्वी के 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है, इसलिए 30 गुणे 4 120 मिनट का समय लगेगा, 2 घंटे का अंतर आपको मिलेगा। 35 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, भारत विश्व के कुल कृषि मतलब कुल भूमि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा है। भारत विश्व के कुल भूमि का, यानी विश्व में जितनी पृथ्वी कितनी कितनी जो है पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत के पास है, तो 2.42%, केवल 2.42% भारत क्षेत्रफल भारत के पास है, बाकी सारा जो है और देश है। ठीक है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग में 17.5 यानी 17.5% लोग जो है भारत की जनसंख्या ही है। दुनिया के सबसे नंबर 1 वाला देश जनसंख्या में भारत ही है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, माउंट एवरेस्ट निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट 34 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है बेटा। माउंट एवरेस्ट की अगर बात की तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमाद्री का हिस्सा, किसका हिस्सा है, हिमाद्री का हिस्सा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हिमालय को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, सबसे पूर्वी और सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है, जिसको आप महान हिमालय कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ठीक है, लगभग में 8.5 किलोमीटर से भी 9 किलोमीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई। ठीक है, वो हिमाद्री श्रेणी में आती है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 35 नंबर क्वेश्चन से, कंचनजंगा निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। कंचनजंगा जो है वो भी हिमाद्री का ही हिस्सा है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी है आपकी कौन सी, सबसे नंबर 1 पर केटू गार्डबिन आस्टिन। ठीक है, केटू गार्डबिन आस्टिन, केटू गार्डबिन आस्टिन जो है ये दुनिया की सबसे दूसरी नंबर 1 की चोटी, मतलब कि माउंट एवरेस्ट सबसे नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर केटू है और तीसरे नंबर पर आपकी कंचनजंगा है। ठीक है, केटू जो पड़ती है बेटा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू गार्डबिन आस्टिन। लेकिन इसको प्रश्न पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू गार्डबिन जो है आस्टिन हो जाएगा, केटू लगेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत में अवस्थित, यानी भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कंचनजंगा। अब इसमें अंतर समझिए, भारत में अवस्थित मतलब कि भारत के क्षेत्र में, अब भारत के क्षेत्र में आपका जो सिक्किम का इलाका पड़ता है वहां पर कंचनजंगा पड़ता है, सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, और सिक्किम राज्य में है, हिमाद्री का ही हिस्सा है वो भी, लेकिन अब आप देखिए तो भारत में ही स्थित है वो। लेकिन जो केटू गार्डबिन आस्टिन जो चोटी है बेटा ये पीओके में है, पीओके मतलब कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो इलाका पाकिस्तान के अंडर में है वहां पर पड़ता है केटू, इसीलिए भारत का हिस्सा ही है पीओके। ठीक है, लेकिन अभी वो विवादास्पद है, मामला फंसा हुआ है, इसीलिए पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डबिन आस्टिन लगाएंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मतलब कि कंचनजंगा लगेगा। आपसे पूछेगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अच्छा माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, यह बात भी ध्यान रखें। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिए। हिमाद्री का हिस्सा है कंचनजंगा। 36 नंबर क्वेश्चन से, पीर पंजाल और धौलाधार निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। पीर पंजाल और धौलाधार ये हिमाचल के हिस्से, हिमाचल जो है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक, ये 3 श्रेणियां बांटी गई हैं किसकी, हिमालय पर्वत की। ठीक है, हिमाचल जो है इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक पर्वत को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है पीर पंजाल, इस क्षेत्र की सबसे लंबी महत्वपूर्ण श्रृंखला पर्वत की मानी जाती है। ठीक है, तो हिमाद्री मतलब कि जो पीर पंजाल धौलाधार जो नाम की जो है इलाके हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो हिमालय का जो एरिया है हिमाचल उसका हिस्सा है, सॉरी लघु हिमालय का। ठीक है,
37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि जल सीमा साझा करता है? यानी जलीय सीमा सबसे अधिक मात्रा में जो भारत के साथ साझा करता है वो कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे अधिक मात्रा में जलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ। लगभग में आप देखते हैं सभी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक है। अच्छा, लंबी भूमि भूमि जल सीमा जिसकी लंबाई लगभग में 4096 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान का नंबर आता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश सबसे लंबी भूमि जल सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? बताएं। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली द्वीप बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माजुली द्वीप ये कहाँ पर स्थित है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माजुली द्वीप की अगर बात की, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो होती बहुत चौड़ी हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का पहला द्वीप जिला माना जाता है इसको। ठीक है, मतलब ये द्वीप द्वीप पर एक जिला बसा हुआ है पूरा का पूरा माजुली द्वीप पर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भांगर और खादर किसके क्षेत्र हैं? भांगर और खादर जो है उत्तरी मैदान के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। भांगर जो है, भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है जिसमें कंकड़ भी मिला रहता है, कम उपजाऊ होती है। और खादर जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है जो बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? झेलम, चिनाब और सतलज, ये तीनों नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि कोसी नदी जो है ये नहीं। कोसी नदी बिहार का शोक कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोसी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। 41 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? देखिए, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, घाघरा भी है, यमुना भी है। ये तीनों नदियां जो है गंगा की सहायक नदियों में शामिल हैं। जबकि बैगई नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। अच्छा, बैगई नदी कहाँ की नदी है बेटा? बैगई नदी जो है दक्षिण भारत की तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं, गंगा उत्तर भारत की नदी है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं? 42 नंबर ब्रह्मपुत्र। देखें, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा आपका सियांग हो गया, तीस्ता है, ये सब भी ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं सहायक। जबकि जो है तासांगपो नदी जो है ये एक प्रकार से इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से नहीं निकलती है? मानसरोवर के पास से कौन सी नदी नहीं निकलती है? देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जबकि आप देखते हैं सतलज हो गया, सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सारी नदियां जो तिब्बत के पास मानसरोवर झील है उसी के आसपास से निकलती हैं। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो चोमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, बात भी ध्यान रखेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये बात ध्यान रखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। भारत में जलवायु का प्रकार, भारत में जलवायु का प्रकार जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट। ट्रॉपिकल मानसून कहा जाता है इसको। भारत की जलवायु पर मानसूनी हवाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के नाम से जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन से, भारत में प्रमुख वर्षा किस कारण से होती है? भारत में प्रमुख वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो आती हैं, भारत के लगभग में 75 से 90% वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। ठीक है, जो जून से सितंबर के बीच में रहता है, सक्रिय रहता है मानसून, तो वो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, पश्चिम यानी ये इधर से उठता है, इधर से और आता है। ठीक है, और भारी बारिश करवाता है ये। 46 नंबर क्वेश्चन से, एल निनो प्रभाव किस कारण से होता है? 46 नंबर, एल निनो का प्रभाव जो होता है, एल निनो प्रभाव से, एल निनो प्रभाव किस के कारण से होता है? भारत में कम वर्षा से, बिल्कुल। भारत में कम वर्षा से एल निनो प्रभाव आपको दिखाई पड़ता है। एल निनो प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है और यह जब यह सक्रिय होती है तो भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिससे देश में सूखा या कम वर्षा की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, एल निनो प्रभाव इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान, भारत में कम वर्षा होती है इससे। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। जब भारत में सर्दी होती है तो सूर्य लंबवत
इस स्थान पर चमकता है। जब भारत में सर्दी होती ठंडी के महीने में सूर्य जो होता है लंबवत मकर रेखा पर चमकता है, जब हम कहते हैं मकर संक्रांति जिसको आप कह सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, मकर रेखा पर चमकता है सूर्य। दिसंबर के महीने में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध जहाँ पर भारत है वहाँ पर ठंडी होती है। फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं इस समय सूर्य जो है वो आपके उत्तरायण मतलब कि कहाँ पर आ रहे हैं, सूर्य जो है वो पहले दक्षिणायन थे, अब उत्तरायण आ रहे हैं। ठीक है, अब सूर्य भगवान जो है अपने इधर कर्क रेखा से मतलब कि मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर आ रहे हैं। ठीक है, और अब आएंगे भूमध्य रेखा पर पहुंचेंगे। देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा की अगर मैं बात बताऊं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का जो बीच वाला इलाका 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर होती है आपकी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री होती है मकर रेखा। जब भारत में ठंडी, भारत यहाँ पर है, भारत में ठंडी पड़ती है जब सूर्य भगवान यहाँ पर चमकते हैं। भारत में गर्मी पड़ती है जब सूर्य भगवान यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन से, केरल में प्री मानसून वर्षा को क्या कहते हैं? 48 नंबर, केरल में प्री मानसून वर्षा को आम की वर्षा कहते हैं, मैंगो सोवर कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ठीक है, यह वर्षा आम की फसलों को जल्दी पकाने में मदद करती है, इसलिए इसको मैंगो सावर कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक में इसको चेरी ब्लासम भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को 49 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम में होती है, मौसिन राम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय में पड़ता है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। यहाँ की पहाड़ियों की जो कीपाकार संरचना है उसकी वजह से यहाँ पर भारी वर्षा होती है, तुरंत जो है मौसम बनता है, तुरंत तुरंत बारिश हो जाती है, हमेशा बारिश ही होती रहती है। पहले चेरापूंजी था लेकिन अब मौसिन राम हो गया है। 50 नंबर क्वेश्चन से, कोरियोलिस बल हवा को किस ओर मोड़ने के लिए जिम्मेदार है? 50 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। कोरियोलिस जो बल होता है ये हवा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ देता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेरल का नियम कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से कोरियोलिस बल हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ देता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में वही हवाएं जाती है तो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी के द्वारा परिवहन और जमा की जाती है? 51 नंबर क्वेश्चन बताएं, कौन सी मिट्टी नदी द्वारा परिवहन और जमा की जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो जमा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गाद और मिट्टी के जमाव से जलोढ़ मिट्टी बनती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है जो कि ज्वालामुखी की वजह से उत्पन्न हुई है, ये बात ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में आपको अधिकतर मिलेगी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी का प्रकार नहीं है? बताएं। तो इनमें से होगा, देखिए बांगर, खादर, तराई, ये तीनों जो है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार में शामिल होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं लगा दीजिएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, जो कि आप देखेंगे बांगर, खादर, तराई तीनों जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, इसलिए विकल्प डी इसका सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं बेटा? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को। रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। मुख्य रूप से दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है? 54 नंबर, किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है? तो काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल में होती है। काली मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, जिससे यह पानी को लंबे समय तक सोख कर रख सकती है। सूखने पर इसमें बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन से, लाल मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी जो होती है बेटा वो कम वर्षा वाले इलाकों में पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 56 नंबर प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी जो होती है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और अधिक वर्षा जहाँ पर होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिससे लैटेराइट मिट्टी का निर्माण भी होता है। किससे होता है? जब वर्षा की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत में पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व जो है ऊपरी परत के बह जाते हैं, तो इससे लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। काजू और चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किसकी मिट्टी की परिच्छेदिका आमतौर पर अपरिपक्व होती? परिच्छेदिका बताएंगे। 57 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मिट्टी की परिच्छेदिका सोयल प्रोफाइल आमतौर पर अपरिपक्व होती है? तो पहाड़ी मिट्टियों की जो होती है वो एक प्रकार से कम होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढाल होता है, उसकी वजह से मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, जिससे मिट्टी को पूरी तरह से विकसित होने का समय नहीं मिलता है।
इसलिए इसकी सोइल प्रोफाइल या मिट्टी की जो परतें होती हैं वो अपरिपक्व रह जाती हैं, ठीक है? पहाड़ी मिट्टी। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मिट्टी की समोच्च मोड़बंदी किसके लिए एक अभ्यास है? तो समोच्च जो मेड़बंदी होती है वो किसके लिए एक अभ्यास होता है? मृदा संरक्षण के लिए, ताकि मिट्टी जो है वो मतलब कि कट करके बहे ना। चूँकि पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी कट करके बह जाती है, इसीलिए इसको जो है मेड़बंदी करी जाती है ताकि मिट्टी कट करके बहे ना, या पानी भी सिंचाई भी की जा सके। निम्नलिखित में से कौन-सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि इनमें से कौन-सी नहीं? देखें, कृषि करना प्राथमिक है, मछली पकड़ना प्राथमिक है, वन अवशेष एकत्र करना ये भी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि है, जबकि रोटी पकाना ये प्राथमिक गतिविधि नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें रोटी पकाना एक द्वितीयक गतिविधि होता है, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पाद गेहूँ, गेहूँ को एक प्रकार से प्रोसेस किया जाता है तो फिर आटा बनता है, आटा से गेहूँ मतलब कि रोटी बनाई जाती है। तो रोटी बनाना जो है द्वितीयक श्रेणी में आ सकता है, ठीक है? जबकि खेती करना प्राथमिक उसमें आएगा। 60 नंबर क्वेश्चन से, कृषि निम्नलिखित में से किस गतिविधि में आती है? कृषि प्राथमिक गतिविधि में आती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, वनिकी हो गया, ठीक है? ये सब हो गया आपका प्राथमिक में आएगा। 61 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को मत्स्य पालन के रूप में जाना जाता है? मत्स्य पालन बताएं, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। तो मछली के प्रजनन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पीसी कल्चर कहा जाता है इसको। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं बेटा? अंगूर की खेती को बीटी कल्चर, रेशम कीट पालन को कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर, और मछली पालन को पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। ये तीनों प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना क्या कहलाता है? 62 नंबर, यानी बेचने के लिए व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जी उगाना, फूल उगाना, फल उगाना, इसको बागवानी खेती कहते हैं, बागवानी, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हार्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 63 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मानसून मौसम की शुरुआत के साथ शुरू होती है? बताएं। मानसून मौसम के साथ शुरुआत होने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं। खास करके जून जुलाई के आसपास बोई जाती है, जब मानसून आता है तभी ये फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसल कहते हैं, जिससे इसमें आप देखते हैं खास करके ऐसे धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, अक्टूबर के महीने में काटी जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित होता है? पश्चिमी विक्षोभ मतलब जो लौटता हुआ मानसून होता है, जिससे बारिश होती है, वो चीज़। सर्दियों में भूमध्य सागर से जो आने वाले पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उसके कारण से उत्तर भारत में वर्षा होती है, और यह वर्षा रबी की फसलों खास करके गेहूं के लिए सुनहरी बूंदों के समान मानी जाती है और फायदेमंद होती हैं रबी की फसलों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सब्जियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फसल मौसम में उगाई जाती हैं? 65 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सब्जियां आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फसल मौसम में उगाई जाती हैं? तो जायद की फसल में सब्जियां जो होती हैं जायद की फसल की मानी जाती हैं। रबी और खरीफ के बीच समय जो होता है, मार्च और जून का इलाका, उसको जायद का मौसम कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सब्जियां तरबूज, खरबूजा, ककड़ी ये सब बोए जाते हैं, ठीक है? 66 नंबर क्वेश्चन से, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भील जनजाति जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये लोग पाए जाते हैं बेसिकली, ये बात ध्यान है। कई बार गोंड को भी लोग मानते हैं, लेकिन जो है अब भील नंबर 1 पर आ चुका है, गोंड जो है सेकंड पर चला गया। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बोडो जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? बोडो जनजाति असम में निवास करती है, बोडो असम की जनजाति है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पूर्वोत्तर भारत के असम के मूल निवासी माने जाते हैं बोडो जनजाति के लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चुका 68 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है? 68 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए, यहाँ पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है प्रजातियां रहती जीव? पश्चिमी घाट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट जो होता है, पश्चिमी घाट मतलब कि क्या होता है, ये वाला जो इलाका होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजातियां रहती हैं जीवों की और वनस्पतियों की। लगभग में 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वनस्पतियां रहती हैं, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कीट रहते, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती, जो और कहीं पर नहीं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में आमतौर पर मानसून किस महीने में आता है? तो भारत में आमतौर पर जो मानसून आता है बेटा, वो जून के महीने में आता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुंचता है और पूरे भारत में सक्रिय होता है, ठीक है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से इसको जानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसी से भारत में 70 से 80 मतलब 60 से 70% वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो वन क्षेत्र है, सबसे अधिक क्षेत्र में, एरिया में, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। पहला प्रश्न क्या था? परसेंटेज के हिसाब से तो आपका हमने लगाया था, परसेंटेज के हिसाब से क्या लगाया था बेटा? मिजोरम लगाया था ना? बिल्कुल, क्या लगाया था परसेंटेज के हिसाब से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परसेंटेज के हिसाब से हमने क्या लगाया था? बताएंगे बिल्कुल। परसेंटेज के हिसाब से हमने क्या लगाया था? बताएंगे सभी लोग। परसेंटेज के हिसाब से हमने लगाया था बेटा मिजोरम, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वो आपका लगेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन आपका हो ही गया। अगला 71 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सा राज्य भारत में कोयले का प्रमुख स्रोत है? बताएं। कोयले का प्रमुख स्रोत भारत में, कोयले का प्रमुख स्रोत। 70 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड जो है, झारखंड का इलाका कोयला नंबर 1 पर उत्पादन में है। कोयला भंडार के मामले में झारखंड जो है भारत में नंबर 1 पर रहता है। झरिया का जो कोयला क्षेत्र है, झरिया का हो गया, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? झरिया कोयला क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, झरिया कोयला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा धनबाद, धनबाद कोयला क्षेत्र भी बड़ा फेमस होता है, यहाँ का ही है, ठीक है, झारखंड का। प्रसिद्ध कोयला की खदानें हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ से। 72 नंबर क्वेश्चन से, भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा जो है अकेले उड़ीसा ही से ही आता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक मुख्य अयस्क होता है, आपको बता दूं जानकारी के लिए, एल्यूमिनियम उसी से बनता है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत का कौन सा क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों का बड़ा हिस्सा खपत करता है? बताएंगे। 73 नंबर प्रश्न, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है बाबू? 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? सभी लोग बताने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाबू? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत का कौन सा क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा खपत करता है? तो औद्योगिक क्षेत्र जो है, इंडस्ट्रियल इलाका। भारत में बिजली और ऊर्जा की सबसे अधिक खपत औद्योगिक क्षेत्र में होती है, उसके बाद घरेलू और कृषि क्षेत्र दूसरे नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उस भूमि का वर्णन करता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है? अच्छा, 3 तरफ से, ऐसा स्थलखंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ स्थलखंड से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीप है, ये देखते हैं, ये आपका जैसे भारत का ये इलाका दक्षिण वाला इलाका है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर नीचे है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से उत्तरी भारत से जुड़ा हुआ है, तो ये इलाका आपका प्रायद्वीप, इसीलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रायद्वीप कहते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान। द्वीप क्या होता है? चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं। जो ऐसे आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, प्रायद्वीप जैसे आपका मालदीप हो गया, ठीक है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ठीक है, वो द्वीप होता है। और महाद्वीप क्या होता है? बहुत बड़ा इलाका जो कि जल से चारों तरफ से घिरा होता है, उसको महाद्वीप कहते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। 75 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, दर्रा माने होता है ऐसा, दर्रा माने, दर्रा को बोलते हैं पास, यानी एक जो है पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। तो 75 नंबर प्रश्न का कह रहा है आपसे, कौन सा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है और पीर पंजाल श्रेणी को काटता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल पर्वतमाला को काटता, नहीं दो, मतलब पर्वतमाला के बीच से जाने वाले रास्ता को दर्रा कहा जाता है। तो उस दर्रे का नाम है रोहतास दर्रा या रोहतांग दर्रा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, रोहतास दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी दर्रे के नीचे अब प्रसिद्ध एक टनल बनाई गई है, उसका नाम है अटल टनल, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनी है, अटल अटल टनल के नाम से जानते हैं इसको, टनल माने सुरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 76 नंबर क्वेश्चन से, यदि दिल्ली में मैच की लाइव कमेंट्री सुबह 10 बजे शुरू होती है तो लंदन में दर्शकों को किस समय इसे देखना चाहिए? 76 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 76 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है बाबू? 76 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो है भारत में प्रश्न आपसे क्या यह पूछा जा रहा है कि अगर दिल्ली में मैच की लाइव कमेंट्री जो है सुबह 10 के बजे शुरू होती है तो लंदन में दर्शकों को किस समय से देखना चाहिए? तो सुबह के 4 बजे, सुबह 4:30 बजे के आसपास आपको देखना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्पों के अनुसार, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन 4:30 बजे, 4:30 बजे यानी कि भारत का समय जो है 4 बजे, सुबह 4 बजे, मतलब किसका 4 बजे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 बजे, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे वैसे तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास देखना चाहिए। भारत का समय जो है आईएसटी लंदन जीएमटी से 5 साढ़े 5 घंटा आगे है। गणना के हिसाब से अगर करेंगे तो 3:30 जो है 3:30 बजे लंदन, लंदन में सुबह के 4:30 बजे रहे होंगे, उस समय देखा जाएगा, ठीक है, 4:30 बजे, यानी बी ऑप्शन उसका हो सकता है, ठीक है।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर क्वेश्चन से। 77 मतलब कि 4 या 4:30 बजे के आसपास। 77 नंबर प्रश्न है, बकिंघम शहर जिसे भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, किनके बीच से होकर के गुजरती है ये नहर? बताएं। बकिंघम नहर जो होती है ये काकीनाडा से बिल्लुपुरम से होकर के निकलती, काकीनाडा से बिल्लुपुरम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, काकीनाडा जो होता है, बकिंघम शहर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु का एक शहर है बिल्लुपुरम जिले तक फैली हुई ये नहर। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यानी नेशनल हाईवे 4 का हिस्सा है। ठीक है, एक नहर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से तमिलनाडु के बिल्लुपुरम जिले तक जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन से, भारत में मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? मूंगा रेशम उत्पादन करने में नंबर 1 पर राज्य आता है, वो है असम भारत का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनहरी चमक के लिए जाना जाता है मूंगा रेशम दुनिया भर में। इसका उत्पादन केवल असम में ही होता है। ठीक है, इसको जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका, भौगोलिक संकेतक भी इसको मिल चुका है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन से, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में निसी जनजाति निवास करती है? निसी जनजाति, निसी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। 80 नंबर क्वेश्चन से, खासी और गारो भाषाएं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे ज्यादा बोली जाती हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ियों के नाम है। 80 नंबर क्वेश्चन से, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं और यहाँ की मुख्य भाषाएं यही हैं, यहाँ की जनजातियां भी यही हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, मेघालय। ठीक है, मेघ आलय यानी मेघ माने होता है बादल, आलय माने घर, बादलों का घर, यहाँ पर बारिश खूब होती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश में मैंग्रोव कवर करने का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? 81 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत का लगभग 42% मैंग्रोव जो है इसी क्षेत्र में, इसी राज्य में है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सॉरी 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन बनाता है? डिफू दर्रा जो होता है बेटा, डिफू दर्रा, ये भारत और म्यांमार और चीन इन सभी के बीच का रास्ता देता है। भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के मिलन बिंदु को ट्री जंक्शन कहा जाता है। एक रणनीतिक दर्रा है ये, डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन से, सिंहभूम और केंदुझार, केंदुझार किसके लिए प्रसिद्ध है? 83 नंबर, सिंहभूम और केंदुझार जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में पड़ता है सिंहभूम और उड़ीसा में पड़ता है केंदुझार जिला। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क बेल्ट के रूप में माने जाते हैं और यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लोहा जो है निकाला जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 84 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं? तो अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं बेटा, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियां, जबकि शेरवाय, जावड़ी और नल्लामाला पूर्वी घाट के हिस्से हैं। ठीक है, ये अन्नामलाई पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये बात ध्यान रखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? देखिए, महानदी, बैगई, महानदी, मैगई और गोदावरी ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि ताप्ती और नर्मदा जो नदियां हैं ये आपकी बंगाल की खाड़ी में न जाकर के, ये अरब सागर में जाकर के, यानी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में ही खंबात की खाड़ी पड़ती है। 86 नंबर क्वेश्चन से, अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? 86 नंबर, अलमट्टी बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर बना बेटा, किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अलमट्टी बांध जो है ये कर्नाटक राज्य में है, कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पर आप देखते हैं जल विद्युत परियोजना भी काम करती है, जिससे मतलब बिजली बनाई जाती है जल के माध्यम से इस नदी में। 87 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रावा अपतटीय ब्लॉक है जिसमें तेल की बहुत संभावना है? 87 नंबर, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रावा अपतटीय ब्लॉक है जिसमें तेल की बहुत संभावना है? कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है उसमें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावा फील्ड आंध्र प्रदेश के तट के पास कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित एक महत्वपूर्ण तेल और गैस क्षेत्र माना जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र मध्यम और उच्च भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? 88 नंबर, 60% या 59% के आसपास। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग में 59% हिस्सा जो होता है वो लगभग में बहुत उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों में के अंतर्गत आ सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
89 नंबर क्वेश्चन से भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप बांध के निर्माण के कारण आया है? बांध बनते तो जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। जल का जब लोड पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ता है तो उससे भूकंप आने के खतरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जल का जो दाब होता है उसकी वजह से भूकंप आ सकते हैं। तो भूकंप बांध की वजह से आया है, वो है कोयना का भूकंप, जो था कोयना में भूकंप आया था 1967 के दौरान। कोयना भूकंप 1967, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के कोयना बांध के पास 1967 में भूकंप आया था, ठीक है। जलाशय प्रेरित भूकंपीय था ये, जो भारी मात्रा में पानी जमा होने की वजह से आया था। 90 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न मालवा पठार में चंबल नदी के द्वारा काटे गए गहरे गड्ढे और नालों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बैडलैंड के नाम से जानते हैं, उत्खात भूमि कह सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी अपनी तीव्र कटाव प्रक्रिया के माध्यम से गहरी घाटियां और गड्ढे बनाती हैं, जिसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका बाबू, फटाफट से आप देखने का बहुत जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। 90 नंबर प्रश्न क्या आप चुका है, सॉरी 91 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान मैदानों को शिवालिक से अलग करता है? 91 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत के मैदानों को शिवालिक से अलग करता है तो हिमालयन फ्रंटल फाल्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक है और उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बीच सीमा को HFF के नाम से जानते हैं, हिमालयन फ्रंटल फाल्ट, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन से, पंजाब और हरियाणा के मैदानों के दुआब और नदियों के बीच उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है इनमें से? देखिए, बारी दुआब जो है ब्यास, बारी दुआब बारी दुआब ब्यास और रावी नदी के बीच में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्यास और रावी नदी के बिल्कुल ठीक है। बिस्ट का जो इलाका दुआब, दुआब माने तो दो नदियों के बीच के इलाके को दुआब कहते हैं, बहुत ही उपजाऊ इलाका होता है। तो बिस्ट दुआब जो है ये ब्यास और सतलज नदी के बीच में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेचना दोआब जो है ये रावी और चिनाब के बीच में है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अगला आपका क्या दिया हुआ है, चाज दोआब जो है चिनाब और झेलम के बीच में है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि सब तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन ही दिए गए हैं। ऑप्शन इसमें डी दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, एक भी मतलब कि चारों सही होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान को द्वीप से अलग करती है? मतलब बताएं कौन सी जल डमरू मध्य जो होता है वो अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। तो ऑस्ट्रेन जल डमरू मध्य जो होता है, ऑस्ट्रेन जल डमरू मध्य जो होता है ये जो है मध्य अंडमान को उत्तरी अंडमान से अलग करता है, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह में विभिन्न द्वीप अलग अलग करने वाली सक्रिय जो समुद्री पट्टियां होती हैं उन्हीं को जल डमरू मध्य कहा जाता है, जो दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। 94 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन बीच है? बताएं, एशिया का सबसे लंबा ड्राइव इन बीच बताएं वो कौन सा है? वो है आपका जो है मुप्पिल लंगड़ बीच, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुजिप्पिल लांगड़ बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। ड्राइव इन बीच का अर्थ होता है कि जहां आप अपनी गाड़ी समुद्र के किनारे रेत पर चला सकते हैं, उसी को ड्राइव इन बीच कहते हैं, ठीक है। ड्राइव यानी कि वहां पर गाड़ी चला सकते हैं, कार लेकर के आराम से जा सकते हैं उस बीच पर। तो आपका पड़ता है मुजिप्पल मतलब कि मुजिप लंगड़ बीच कह सकते हैं इसको, कन्नौर जिले में स्थित है। 95 नंबर क्वेश्चन से, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा 6100 किलोमीटर की है। यदि द्वीप को भी मिला लें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का भी जो है जलीय सीमा को मिला लें, तो इसमें आपको 6100 ऐसे है, 6100 को मिला करके, ठीक है। उसमें आपका कम से कम अगर उसको जोड़ दें जलीय सीमा को, जो द्वीप इलाका लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला, तो 7516 हो जाता है, ठीक है। द्वीप को मिला करके 7516.6 किलोमीटर की दूरी होती है, जो जलीय सीमा साझा करती है, ठीक है। मतलब कि जल सीमा लगता है भारत से, और 6100 किलोमीटर केवल भारत का ये वाला हिस्सा वाला, ठीक है। अगर अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप दोनों को, इसको भी जलीय सीमा मिला लें, तो आपका 7500 हो जाता है, 7516। 96 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रस्तावित सेतु समुद्रम, प्रश्न बड़ा ही अच्छा आपका पूछा गया, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आपका आ चुका है,
प्रस्तावित सेतु समुद्रम सीपिंग नहर योजना किनके बीच में जुड़ेगी? बताएं किनके किनके बीच में? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में जुड़ेगी। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परियोजना भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ करके एक जहाज रानी मार्ग बनाने के लिए प्रस्तावित की गया है। 97 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, नर्मदा नदी। भारत की अधिकांश नदियां पूरब की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में यानी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। 98 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी? देखिए, चिनाब, ब्यास, राबी। चिनाब, ब्यास, राबी तीनों नदियां जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदी, जबकि राबी नदी, सॉरी, तवी नदी जो है, तवी नदी जो है ये नहीं है। तवी नदी आपको जब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो मिलती है, जब वहां पर तवी नदी चिनाब की सहायक नदी है, ना कि सीधे सिंधु की। ठीक है, तवी नदी मिलती है आपको जम्मू तवी, तवी इलाका आप देखते तवी नदी। जब आप जम्मू तवी, जब आप कभी वैष्णो देवी जाएंगे तो तवी नदी पड़ेगी रास्ते में। ठीक है, जम्बू तवी, जब तवी वाला इलाका आता तो वहां पर तवी नदी बहती है, तो तवी नदी वो है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चिनाब नदी की सहायक नदी तवी नदी, ध्यान रखेंगे। वैष्णो देवी जाते समय आपको मिलती है। 99 नंबर क्वेश्चन से, एल निनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 99 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। एल निनो के बारे में कौन सा कथन सही है? एल निनो के बारे में कथन आपका कौन सा सही है बेटा? देखिए, एल निनो की अगर बात की जाए तो ये आपका देखेंगे, एल निनो एक गर्म महासागरीय धारा बिल्कुल है। एल निनो के प्रभाव के कारण से पश्चिमी हिंद महासागर गर्म हो जाता है और भारत में कम वर्षा होती है, बिल्कुल ठीक है। यह हिंद महासागर के ऊपर गर्मियों में चलने वाली पश्चिमी हवा को कमजोर बिल्कुल कर देता है। इसके साथ ही साथ में हवा की दिशा उलट जाती है, परिसंचरण तंत्र का स्थानांतरण पूर्व की ओर, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये बिल्कुल सभी बिल्कुल सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर का सभी कथन सही है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ए बी सी सारे सही हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण तक बाघ अभ्यारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर देखा जाए तो देखिए, जिम कार्बेट की अगर बात की बेटा, तो ये कार्बेट सबसे उत्तर में है आपका। कार्बेट, जिम कार्बेट कहाँ पर है बेटा? उत्तराखंड में पड़ता है, सबसे उत्तर में, तो आपका बिल्कुल पहला यही होगा। पूछा क्या गया है उत्तर से दक्षिण में, तो उत्तर सबसे उत्तर में बाघ अभ्यारण्य कौन सा? जिम कार्बेट, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद में कौन सा आपका आएगा? सरिस्का। सरिस्का पड़ेगा आपका राजस्थान में, उससे नीचे पड़ेगा। ठीक है, फिर उससे नीचे आएगा आपका सिमलीपाल, जो उड़ीसा में पड़ेगा, उससे नीचे, बिल्कुल ठीक है। पेरियार पड़ेगा आपका केरल में, दक्षिण में, सबसे दक्षिण में। तो आपका ए ऑप्शन ही सही जा रहा है। ठीक है, कार्बेट, सरिस्का, सिमलीपाल और पेरियार, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने 100 एमसीक्यूज को देख लिया, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझा दिया है। आप देखेंगे ज्योग्राफी का पेपर 1 का जो एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, उसका भी कई प्रैक्टिस सेट हमारे पास है। ज्योग्राफी का पेपर 2 का भी कई प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये आंसर की है आपकी, ये देख लीजिए आंसर की इसमें दिया हुआ है। इसमें सारे क्वेश्चंस कैसे, 100 का कौन सा होगा, 48 का कौन सा होगा, 73 का कौन सा होगा, ठीक है, 96 का कौन सा है, 70 का कौन सा है, 19 का कौन सा है, 26 का कौन सा है, सब इसमें आपका दिया गया है। ठीक है, ये पूरा आंसर की है, इस पेपर के आंसर की है, इसी में मैंने लगा दिया है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना है तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका है। देखिए, आप किताब या सीरीज खरीदते हैं, उससे आपका पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन फंसता नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हो आपका बहुत क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, आप एसएमएस कर दीजिएगा, किस नंबर पर जुड़ना है? 99 84 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। इसी 100 रुपये फीस जैसे आप जमा करेंगे, फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको पूरा मिल जाएगा, सभी लेक्चर्स मिल जाएगा, कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 4-4 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, एक सब्जेक्ट की। ठीक है, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर का आपको मिलेंगे, यानी 4 पेपर ये हो जाता है और एक पेपर आपका को करिकुलर का। को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट, इसमें आपके 1000 क्वेश्चन होंगे। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पिछले साल के, यानी PY को सारे के सारे साल फार्म में आपको मिल जाएंगे। कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कोई किताब, कोई सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप एक सीरीज खरीदते हैं, कम से कम आपकी 60 रुपये की पड़ती है सीरीज में, और आप जब इसको जो है 5 सब्जेक्ट खरीदेंगे, 56 300 के रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। ये 300 रुपये आपके नहीं खर्च होने देंगे, मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट का ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। ठीक है, धन्यवाद। बाकी को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत लेक्चर आपको मिलेंगे।